अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जहां हमने लास्ट क्लास में उसके बेसिक्स सीखे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, और उसका जो फर्स्ट केस है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, वो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, राइट। अब जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है उसी में हम थोड़ा और आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और डिटेल में जाके। और आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमने ये बोला कि हमने पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, उसका पाथ क्या आ रहा था, पैराबोला आ रहा था। हमको बात करना है कि वो पैराबोला कैसे आ रहा है, तो हम प्रूफ करेंगे हम कि वो पैराबोला है, और हम ये भी निकालेंगे कि उस पाथ की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम एक बिल्डिंग से बॉल को नीचे की तरफ फेंकेंगे, केस 2, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है वो है तुम्हारे पाथ की इक्वेशन। और किसी भी पाथ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि मेरा पार्टिकल ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये है मेरा y, ये है मेरा x कोऑर्डिनेट, ये है मेरा y कोऑर्डिनेट। और अगर मेरा y और x के बीच में रिलेशन ऐसा कुछ है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसका मतलब ये है मेरा पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। यही तो करते हैं। तो यहां पे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। मानते हो कि नहीं? तो हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग यही बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर तुम्हें निकालनी है तो बेसिकली ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। तुम्हारे पास जो पार्टिकल है उसका किसी भी टाइम t पे x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, उनके बीच में रिलेशन, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन, तो क्या करना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकाल देना। और सिंस ये हमारा 2D मोशन है, इसीलिए हम x और y दो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। पार्टिकल जिस भी प्लेन में मूव कर रहा है उस प्लेन के दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं अपने वाले केस की, हमने बोला हमारे पास एक पार्टिकल था, उसको मैंने v0 से प्रोजेक्ट किया और वो इधर कहीं जाके लैंड कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हमें रिलेशन बताना है, तो हमने बोला ये होती है हमारी रेंज और ये होती है हमारी hmax हाइट। अब हमें किसी भी टाइम t पे बात करनी है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो हम क्या करते हैं, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मानते हो कि नहीं? तो ये आ जाएगा v0 का cos थीटा और ये आ जाएगा v0 sin थीटा। अब अगर मैं किसी भी टाइम t पे पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट लिखूं, तो किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा, पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो आ जाएगा v0 cos थीटा इंटू टाइम t, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि y डायरेक्शन में पार्टिकल के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो वो आ जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब v0 sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, यही बनेगा। हमें रिलेशन निकालना है y और x के बीच में, तो क्या करूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लूं, वो हो जाएगी x डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे v0 sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। t की वैल्यू है x डिवाइड बाय v0 cos थीटा, तो ये आ गया v0 sin थीटा x डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा, ये हमने t की वैल्यू पुट कर दी, माइनस हाफ g t स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, यहां से v0 कैंसिल और sin y cos क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे आ गया x tan थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन y एंड x। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन एक अच्छी फॉर्म में बन जाए, इसको हम याद कर सकें। मानते हो कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, एक तो इसको सिंप्लीफाई करने की फॉर्म ये है कि ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अगर ये sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो इसकी हम एक फॉर्म तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो मैं sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूं तो मेरा एक रिलेशन तो ये आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर, 2v नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन याद नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा एक रिलेशन भी बनता है। हम चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को tan थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में हेल्पफुल होता है। तो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि हम आगे जाके इक्वेशन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो याद नहीं करना है, बस याद रखना कि ऐसी कुछ कहानी होती है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्म भी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि ये फॉर्म भी याद करने लायक नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना और अच्छी फॉर्म बनाई जाए। तो और अच्छी फॉर्म बनाई जाए, इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ना मैं पूरी इक्वेशन में, या पूरी इक्वेशन में नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म में, ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें tan थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। तो इस टर्म में मैंने tan थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो क्या बना, इधर बन गया x tan थीटा, अच्छी बात है। ये बन गया जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा tan थीटा और ये है मेरा यहां से tan थीटा इधर आ गया, डिवाइड में बन जाएगा 2v नॉट स्क्वायर, ये लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये sin थीटा cos थीटा। और अब जरा इस फॉर्म को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x tan थीटा माइनस, ठीक है, यहां से ये लिखा हुआ है x स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या यही लिखा हुआ है, और ये क्या होता है, ये तो हमारी रेंज होती है, मानते हो कि नहीं। तो क्यों ना मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं इसको, यहां भी x tan थीटा है, यहां भी x स्क्वायर tan थीटा है, तो x tan थीटा कॉमन निकाल लूं, और अगर मैं यहां से x थीटा कॉमन निकाल लूंगा तो मेरा क्या रिलेशन बन जाएगा, मेरा रिलेशन बन गया y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस ऊपर बचा x और डिवाइड में क्या आ गया, ये हमारी रेंज r। क्या ये फॉर्म याद करने लायक है? बिल्कुल, इस फॉर्म को आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, राइट। ये जो इक्वेशन है ये हमारी एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो यहां से हमको पता चला कि हमारी जो ट्रैजेक्टरी आ रही है वो एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखी हुई है। तो हमने ये तो निकाल लिया कि जो इक्वेशन ट्रैजेक्टरी है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, और एक ये फॉर्म है जो हम लोग याद रखेंगे, हाँ ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चंस दो फॉर्म के बन सकते हैं कि या तो आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दी होगी, आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, लेट्स सपोज इस पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल था मेरा कितना, 53 डिग्री। तुमसे पूछा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको
प्रोजेक्टाइल मोशन की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालो। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे कि यहां पे कहानी क्या है, इसे कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स की ये आ गया 40, ये आ गया 30, और पार्टिकल अब ऐसा कुछ मोशन करेगा और इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएगा y = x tan थीटा 1 - x/r। मतलब मुझे tan थीटा चाहिए और मुझे चाहिए r की वैल्यू, ये दो चीजें चाहिए। tan थीटा तो मुझे पता है कितना है, tan 53 डिग्री हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? और रही बात रेंज की, तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज होता है हमारा पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट और पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 40 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g, यही होता है 8 सेकेंड। तो ये लिखा हुआ है कितना, ये आ गया हमारा 30 × 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो रेंज आ गई वो आ गई 240 मीटर। अब आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो आप लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे? तो आप यहां से बोल दोगे कि आपकी जो इक्वेशन ट्रैजेक्टरी बन जाएगी वो बन जाएगी y = x tan 53 डिग्री 1 - xy 240, यही बना। इसको सॉल्व कर लो। tan 53 कितना होता है? tan 53 होता है हमारा 4/3, तो ये बन जाएगा 4x/3 1 - xy 240। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दी जाए और आपसे पूछा जाए बताओ v0 कितना है, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, बताओ hmax कितना है। पूछ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक सवाल हम लोग वैसा भी देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका जस्ट अपोजिट केस दिया होता। तो इस बार जो केस दिया हुआ है, मान लेते हैं वैसे कुछ दिया हुआ है y = x - xy x² 500, ये दिया होता। अब आपसे पूछा जाता फाइंड, ठीक है, सबसे पहले एंगल थीटा, दूसरा रेंज, तीसरा वैल्यू ऑफ v0, चौथा टाइम ऑफ फ्लाइट और पांचवा इसकी मैक्सिमम हाइट। ये सब मैं आपसे पूछना चाहता, ठीक है। ये सब आपको निकालना है। कैसे करोगे सॉल्व? तो सबसे पहले तो हमको पता है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है y = x tan थीटा 1 - xy/r। तो हमें गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और गिवन इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो गिवन इक्वेशन क्या है? ये है y = x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 - xy 500। और अगर इस गिवन इक्वेशन को आपकी आइडियल इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां से कंपेयर किया तो कंपेयर करने से क्या पता चला? कंपेयर करने से पहली चीज पता चलेगी tan थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब थीटा कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसको कंपेयर करने से पता चला कि जो रेंज की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 500। चला, अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू? टाइम ऑफ फ्लाइट, v0, hmax, ये सब निकालना है। क्या करोगे? ये देखो, तुम्हें रेंज का फॉर्मूला दिया हुआ है। रेंज का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? रेंज तुम्हें गिवन है कितना 500। यहां पर रेंज तुमने सॉल्व करके निकाल ली 500, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है v² sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, ये 500 है, और यहां पे साइन थीटा, ये थीटा कितना है 45, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 90। तो ये लिखा हुआ है v0² sin 90 डिवाइड बाय g, इसकी वैल्यू 500, ये कितना हो जाएगा 1। तो यहां से v0² आ गया 5000,
कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहां से वी नॉट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50√2, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको यह पता चल गया कि मैंने, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में यह हुआ कि एक पार्टिकल है उसको मैंने 50√2 से इधर फेंका है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब तो आप एच मैक्स भी निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। तो आप बोलोगे कि यहां पे इसके दो कंपोनेंट हैं, ये भी 50 और ये भी 50। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय जी, यही आता है। तो ट्वाइस ऑफ बी परपेंडिकुलर कितना है 50 डिवाइड बाय जी, ये कितना आ गया 10 सेकेंड। और रही बात इसके एच मैक्स की, तो एच मैक्स कितना आता है, ये आता है वी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। इसकी वैल्यूज भी पुट कर दो, वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आ जाएगा 2500 डिवाइड बाय 2g 20, ये कितना हो गया 125। तो यहां से एच मैक्स मिल गया आपको 125 मीटर। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ रही है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन जो है उसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब उसके बाद हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे केस में फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन वो क्या आती है, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, ये आती है, ठीक है। अब यहां पे या तो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन कि हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका तो इक्वेशन पूछ लेंगे, या आपको इक्वेशन गिवन होगी तो आपसे पूछ लेंगे कंडीशंस क्या दी हुई है, कितना है v नॉट h मैक्स 3f समथिंग लाइक दैट। समझ में आया। तो ये कहानी है किसकी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, इसी के आसपास होंगे वो, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चन दिए हो गए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको सिंपल क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री से कोई लेना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको दो पार्टिकल्स हैं उनको हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल अल्फा एंड बीटा, ठीक है, विथ सेम इनिशियल स्पीड, ठीक है, दोनों की इनिशियल स्पीड कैसी है, सेम है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पे पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों की इनिशियल स्पीड सेम थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने दो पार्टिकल्स को, एक ए है जिसको हमने एंगल अल्फा पे फेंका है, एक बी है जिसको हमने एंगल बीटा पे प्रोजेक्ट किया है, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है। बोला गया है इनके रेंज का रेशियो, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो और इनके एच मैक्स का रेशियो। अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां पे आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है, आपको बाकी पैरामीटर्स निकालने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपको पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना है। किस एंगल पे फेंकना है वो आपकी इच्छा है, बस कंडीशन ये है कि एक पॉइंट P है, ठीक है, और पॉइंट P पे ये वही कहानी है लैला मजनू की, ठीक है, कि लैला को यहां से खत भेजना है, ठीक है, मजनू के पास, और मजनू बालकनी में है, जो कि है 20 मीटर डिस्टेंस है एक्स के लॉन्ग, और वाई के लॉन्ग हाइट कितनी है 10 मीटर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20, 10। अब तुम्हें यहां से अपना लिफाफा भेजना है, ठीक है, पॉइंट पी पे, या ये मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और तुम उस बॉल को यहां से कुछ स्पीड वी नॉट से फेंक रहे हो एट एन एंगल थीटा। थीटा कितना है वो तुमको निकालना है सच दैट ये जो बॉल है वो टारगेट को जाके हिट कर जाए, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 10 मिनट, ठीक है, सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, हमें निकालना है रेशियो किस चीज का, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का और H1 H2 का। तो देखो रेशियो निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सी कहानी है, आप इनके फॉर्मूलेस पुट कर दो। अगर मैं बात करूं यहां पे आगरा ऑप्शन के बारे में, तो आगरा ऑप्शन क्या है, ये है हमारा रेंज क्या होती है, रेंज R1 रेशियो R2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय G डिवाइडेड बाय V नॉट स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइड बाय G, यही है।
तो यहां से इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन 2 बीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर रेशियो निकालना है टाइम का, तो टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या करो, टाइम वाला फॉर्मूला पुट कर दो। और टाइम वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है हमारा T1 रेशियो T2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाय G डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ V नॉट साइन बीटा डिवाइड बाय G, यही बनेगा। तो यहां से क्या आ गया आंसर, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ये चीज समझ में आई। देन हम लोग बात कर रहे हैं इनके HMX का रेशियो और H1 रेशियो H2, ये क्या हो जाएगा, V परपेंडिकुलर हो जाएगा V नॉट साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, ठीक है, डिवाइडेड बाय H2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V नॉट साइन बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। क्या बना फाइनल आंसर, ये तुम्हारा बन गया साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन बीटा का स्क्वायर, यही बना, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी। तो इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो यहां पे देखो क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। यहां पे ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा कितना 60, ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा कितना 80। अब हमें निकालना है इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और इक्वेशन ट्रैजेक्टरी हो जाएगी y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, यही होती है। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। हमें रेंज की वैल्यू निकालनी है। तो रेंज की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो रेंज हो जाएगा हमारा v हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। v हॉरिजॉन्टल कितना है 80, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 60 डिवाइड बाय g, यही तो आएगा 12 सेकेंड। ऐसे देख लो 6 सेकंड ऊपर जाने के 6 सेकंड नीचे आने के 12 सेकंड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 80 इंटू 12, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, ये लिखा हुआ है 960 मीटर। तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल्स टू x tan 37 डिग्री 1 माइनस एक्स बाय 960। tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 37 होता है 3/4, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3x बाय 4 1 माइनस एक्स बाय 960। ये है हमारा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, इक्वेशन को y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले तो उस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं हमारी एक्चुअल इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमारी इक्वेशन होती क्या है, हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, यही होती है। उस इक्वेशन को इसी की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, y वो हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये 2y लिखा हुआ तो क्या करो, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 240। याद रखना सेम फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा y इक्वल्स टू x 1 माइनस एक्स बाय 240। मतलब अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहां से मुझे क्या क्या समझ में आ गया, मुझे पहला चीज तो समझ में आया कि tan थीटा जो है, ठीक है, फर्स्ट जो चीज समझ में मेरे को आई वो है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब थीटा हो गया मेरा 45 डिग्री। और यहां से जो मुझे सेकंड चीज समझ में आई वो है कि रेंज कितनी आ गई 240, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, बाकी सारी चीजें तो वो आप निकाल सकते हो, रेंज का फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेंज है हमारा 240, रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर साइन 90 v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, इसकी वैल्यू 240, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से v नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 2400, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 6 × 400, मानते हो कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, यहां से v नॉट की वैल्यू फिर आ जाएगी, ये आ जाएगी 20√6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से
हमें निकालना है बाकी सारे पैरामीटर्स। तो देखो कैसे निकालेंगे जो बच्ची को जो चीज है। तो यहां से क्वेश्चन ये हो गया है कि हमने एक पार्टिकल को यहां से थ्रो किया है कितना 20√6 से। एंगल कितना है, ये जो एंगल है वो है हमारा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये आ जाएगा 20√6 डिवाइड बाय √2, तो कितना हो जाएगा ये 20√3, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20√3। क्या निकालना है आपको, आप थीटा निकाल चुके हो, रेंज निकाल चुके हो, V0 निकाल चुके हो, आपको निकालना है टाइम ऑफ लाइट और Hmax। तो Hmax कैसे निकालोगे, Hmax बहुत सिंपल सी कहानी है, ये आ जाएगा V परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो ये कितना हो जाएगा 20√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20 × 3, या सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये लिखा हुआ है 20 × 9 × 20, यही लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर 20 × 20, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, ये 9 नहीं है 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल, ये कितना हो गया 60 मीटर, ये हमारा Hmax रहेगा। रही बात टाइम ऑफ लाइट की, तो टाइम ऑफ लाइट आप निकाल सकते हो, अब कोई बड़ी चीज नहीं बची है। ये है हमारा पार्ट ई, टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय G। ट्वाइस ऑफ V परपेंडिकुलर कितना है, ये है हमारा 20√3 डिवाइड बाय G है हमारा 10, ये आ गया 4√3, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा पार्टिकल है, इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है, और इसको ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 20, 10, यहां जाके हिट करना है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि अगर इस पार्टिकल को यहां जाके हिट करना है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉल कहां जाती है, हमारी बॉल उन सारे पॉइंट्स पे जाती है जहां पे जैसे ऐसे निकल जाती बॉल। इसका मतलब क्या होता कि ये जो पॉइंट है वो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे लाई कर रहा है, तभी तो जाके हिट करेगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब y = x tan थीटा 1 - x by r, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे 1 - x by r। देखो ये वाली फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमको रेंज नहीं पता, रेंज क्या है। तो जरा मैं इसका एक और फॉर्म याद करो, हमने एक और फॉर्म लिखी थी, क्या था वो, y = x tan थीटा माइनस x स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, gx स्क्वायर डिवाइड बाय 2v0 स्क्वायर, क्या यही होती है, ठीक है। मेरे को याद है क्योंकि मैंने जस्ट अभी निकाली थोड़ी देर पहले, कैसे निकाली थी, y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाय 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था यहाँ पे, उसको ऊपर भेज दिया sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसमें हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए x, y। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो y कितना है, y है हमारा यहाँ पे, ये x है, y है, y है हमारा 10, x कितना है 20 tan थीटा माइनस g है हमारा 10, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ v0 कितना है 20, तो ये भी 20 का स्क्वायर। ध्यान से देखो 20 का स्क्वायर से 20 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हमारा बन गया कितना 5, और 5 से पूरा डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये हो गया 1। तो क्या इक्वेशन बनी, ये बनी 2 = 4 tan थीटा माइनस ये कितना बन गया हमारा, ये हमारा 1 बन गया, ठीक है, = 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही इक्वेशन बनी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 = 4 tan थीटा माइनस 1 - tan स्क्वायर थीटा। सबको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा +3 = 0।
ये इक्वेशन बन गई। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हमको पता है क्या पता है। ये देखो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए 3 और सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स आना चाहिए हमारा +4। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो 2 हैं कि tan थीटा की वैल्यू या तो 3 होगी या 1 होगी। ये समझ में आया, tan थीटा या तो 3 होगा या हमारा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 2 वैल्यूज आ रही है। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू 3 कर दूं तो एंगल थीटा आ गया tan इनवर्स 3, तब भी जाके हिट कर रहा है। या फिर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू 1 पुट करूं तो एंगल थीटा आ रहा है 45 डिग्री, तो तब भी जाके हिट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं कि 2 एंगल पे जाके हमारा बॉल जो है वो पॉइंट पी को हिट करेगा। क्या ये पॉसिबल है? ये सोच पा रहे हो? ठीक है, हम सोच पा रहे हैं पॉसिबल है। देखो कैसे, एक केस तो ये पॉसिबल है कि ये बॉल ऐसे सीधे जाए और ऐसे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा हमारा छोटा वाला एंगल 45 डिग्री। और क्या एक केस ये भी पॉसिबल है कितना tan इनवर्स 3 पे कि हमारा पार्टिकल ऐसे जाए और ऐसे कट कर जाए। ये समझ में आया, 2 एंगल आ रहे हैं और आने भी चाहिए थे। एक हो सकता है ऐसे चला जाए और एक है जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब कट किया है, और एक है पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तब कट किया है। तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा एंगल tan इनवर्स 3 वाला। ये समझ में आया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल ने एक जब ऊपर चला था तब कट कर दिया हो और एक तब नीचे आ रहा था तब कट किया हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी अभी तक। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, और हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग आगे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हम एक हाइट h से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो पार्टिकल का कैसा मोशन होगा, क्या कहानी होगी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी बिल्डिंग से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करूं तो क्या केस होगा, प्रोजेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग। आप चाहे आप बिल्डिंग बोल दो या आप कुछ हाइट बोल दो, तो कुछ हाइट एस से, ठीक है, या टॉप ऑफ द रूफ या बिल्डिंग, वहां से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कितने केस पॉसिबल है? देखो, एक केस तो ये पॉसिबल है कि आप उस बिल्डिंग के टॉप से या कुछ हाइट एस से आप पार्टिकल को ऐसे फेंक दो। एंगल कितना है? 0। एंगल विद एक्स एक्सिस कितना हो गया इस केस में? 0 हो गया। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। या फिर आप क्या कर सकते हो, उस बिल्डिंग के टॉप से कुछ एंगल थीटा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंक सकते हो पार्टिकल को, तो पार्टिकल ऐसे आगे गिरेगा, ठीक है। या पॉसिबिलिटी है कि आप उस पार्टिकल को, ये जो एंगल थीटा है, ये आपने इधर एंगल थीटा बनाया था, या आपने कुछ एंगल अल्फा बनाया नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस के, तो ऊपर की तरफ फेंकोगे आप, या नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ एंगल अल्फा बनाया है तो आपने पार्टिकल को ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया होगा। तो ये 2 केसेस पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों केसेस के बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा कि अगर बिल्डिंग से किसी एंगल थीटा पे मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो क्या केस होगा, ठीक है। और स्टडी का तरीका वही है कि हमको टाइम ऑफ लाइट निकालना है, एच मैक्स निकालना होगा, रेंज निकालना होगा, ठीक है। वही सब चीजें जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उन सब के बारे में ही हम बातें करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 2D प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। और प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, उसमें हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, या प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। इसके हम फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 जो है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन।
क्या कहानी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, सुनो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल को कुछ हाइट s से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करने वाले हैं। एक पार्टिकल है, इसको मैंने विद सम इनिशियल वेलोसिटी v0 ऐसे प्रोजेक्ट किया। ये वेलोसिटी v0 होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी v0 नहीं हुई तो पार्टिकल सीधे नीचे गिर जाएगा, और वो तो हम ऑलरेडी वन डिमेंशन में बात कर चुके हैं, फ्री फॉल, राइट। इस बार हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बार हमने पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी v0 देके नीचे फेंका, ठीक है। जैसे केस क्या होता है कि मेरे पास ये एक चौक रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे फेंक दूं, तो ये जो मेरा चौक नीचे गया है वो कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर दिखाओ तो अच्छी बात है। तो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है कैसा आएगा, पार्टिकल हमारा ऐसा कुछ नीचे आएगा, मानते हो कि नहीं। और ये जो हमारा पार्टिकल आएगा तो इसको हमने बोला रेंज r, और पार्टिकल अगर t इक्वल टू 0 पे यहां है तो हमने बोला पार्टिकल हमारा t इक्वल टू tf पे यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इस मोशन को, ये तो 2D का मोशन है और 2D की स्टडी करना हमको नहीं आता, तो हम इस मोशन को मान सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। एक मोशन ये हो जाएगा कि जो पार्टिकल है इसको हमने इधर से फ्रीली ड्रॉप किया है और ये पार्टिकल ऐसे नीचे आ जाएगा, और एक हो सकता है, एक हो जाएगा कि हमारा जो पार्टिकल है उसको हमने v0 से इधर फेंक दिया होता। ये है हमारा मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल मोशन, राइट। और ये जो मोशन है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है g, और इस केस में पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम इस मोशन को कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन मान सकते हैं, एक 1D मोशन अलोंग y एक्सिस, एक 1D मोशन अलोंग x एक्सिस। इसकी स्टडी करना है तो आप x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन की स्टडी कर लो। तो हम वही करते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं बात करता हूं सबसे पहले कि x एक्सिस और y एक्सिस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें x एक्सिस के अलोंग मोशन एंड y एक्सिस के अलोंग मोशन, तो क्या कहानी बन रही है। तो x एक्सिस में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारा कितना, v0। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो पार्टिकल की किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v0। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे कितना हो जाएगा, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो हो जाएगा v0 इंटू t। ये बात मानते हो कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें y एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, वो है हमारी 0। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है y के लॉन्ग, तो मैं इस केस में साइन कन्वेंशन ले लेता हूं, ऊपर हमारा पॉजिटिव और नीचे हमारा नेगेटिव, ठीक है। और 2D है तो फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और बैकवर्ड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैंने साइन कन्वेंशन लिए हुए, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव आया क्योंकि फॉरवर्ड है, ये भी पॉजिटिव आया क्योंकि फॉरवर्ड है, ठीक है। ए वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -g। अगर हम अपने पार्टिकल की वेलोसिटी बात करें किसी भी टाइम t पे, तो वो हो जाएगा -gt। माइनस क्योंकि नीचे की तरफ है, किसी भी टाइम t वाला बात करोगे तो किसी भी टाइम t पे क्या होगा, ये जो मेरा पार्टिकल है इधर जा रहा होगा v0 से, और इधर इसकी स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी gt, नीचे की तरफ, किसी भी टाइम t पे। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। और पार्टिकल के अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं y के लॉन्ग, तो वो हो जाएगा -12gt², ut + ½ फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे बात करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1D मोशंस। दोनों 1D मोशन को कंबाइन कर दूं तो यहां पे देखो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है मेरी v0 i कैप प्लस 0 j कैप। मेरा इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो है 0 i कैप माइनस g j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v0 i कैप
माइनस जी टी जे कैप। ये चीज समझ में आ रही क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं किसी भी टाइम टी पे, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा वी नॉट टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर मैं किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो पार्टिकल की जो स्पीड है किसी भी टाइम टी पे वो क्या हो जाएगी? तो स्पीड हो जाएगी आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। यही बनेगा। अगर मैं बात करूं कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होगी। ये चीज समझ में आती है? यही वीडस निकाला है मैंने। और पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और ये एंगल अगर अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पे अगर मैं टेन अल्फा निकालूं तो टेन अल्फा कितना आ गया? टेन अल्फा आ जाएगा v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय v हॉरिजॉन्टल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी टी डिवाइड बाय v नॉट। ये हमारा टेन अल्फा आ गया। तो हमारा पार्टिकल टेन इनवर्स इतने एंगल पे मूव कर रहा होगा, और ये जो एंगल है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक बातें की है, थोड़ा और अच्छी बातें कर लेते हैं। तो यहां पे अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, पार्टिकल की रेंज कितनी है। देखते हैं। तो यहां पे अगर आप पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देते हैं इसको। तो हमें यह पता है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि एट टी इक्वल्स टू टी एफ पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, आप चाहे उसके एस वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हो जाएगा? माइनस एच, क्योंकि पार्टिकल नीचे चला जाएगा कितना? एच। तो यही फॉर्मूला लगा दें हम लोग। तो इसके हिसाब से तो अगर मैं एस वाई की बात करूं तो वो कितना है हमारा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी एफ का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया रूट टू एच बाई जी। क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट वही केस आया है फ्री फॉल वाला? बिल्कुल। और ये आंसर आना भी चाहिए था, क्योंकि हमारा पार्टिकल वाई के अलोंग क्या कर रहा है? फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल के केस में आंसर क्या आता है? रूट टू एच बाई जी। वही तो आया टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टिकल ने क्या रेंज कवर की होगी, हमें वो बताओ। तो रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज जो है पार्टिकल की, रेंज है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल ने, और ये क्या है? ये है हमारा v नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मानते हो कि नहीं? तो यहां से रेंज आ गया हमारा v नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो जाएगा v नॉट इंटू रूट टू एच बाई जी। चलो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चले, अब क्या चाहिए हमको? अब हमको निकालना है पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, कि पार्टिकल, या उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पार्टिकल किस स्पीड से ग्राउंड पे लैंड कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड विथ विच पार्टिकल रीचेस ग्राउंड। तो देखो, जैसे पार्टिकल नीचे पहुंचेगा, ये हाइट s से, ये हमारा पार्टिकल यहां पे नीचे आया है इधर, तो यहां पे इसके पास क्या होगा? एक होगा x कंपोनेंट v नॉट, एक होगा y कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, और दोनों का रिजल्टेंट होगा हमारा v नेट। मानते हो कि नहीं? और ये एंगल होगा कुछ अल्फा, जो मैं निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये तो पता है कि पार्टिकल जब नीचे ग्राउंड पे लैंड किया है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v नॉट। हमें निकालना है v परपेंडिकुलर निकालना है। तो v परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे?
तो ये देखो यहाँ पे v परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नीचे की तरफ है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया, लेकिन उसका स्क्वायर किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। u कितना है, u था हमारा 0 प्लस 2a है माइनस g और s कितना है -h। तो ध्यान से देखो v परपेंडिकुलर कितना आ गया, √2gh। और अगर आपको फ्री फॉल वाला केस याद हो तो हम एक पार्टिकल को फ्रीली ड्रॉप करते हैं हाइट s से, तो पार्टिकल नीचे के स्पीड से आता है, √2g से तो आता है। तो v परपेंडिकुलर √2gh आना इत्तेफाक नहीं है, वो √2gh आना भी चाहिए था। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो पार्टिकल लैंड किया है उसके पास ये वेलोसिटी है v0, ये है उसके पास √2gh, और ये हो जाएगा उस पार्टिकल का हमारा v नेट जिससे वो लैंड किया है, और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। हमें निकालना है दोनों की वैल्यू कि ये बताओ किस एंगल पे लैंड किया है और ये v नेट कितना है जिससे पार्टिकल हमारा नीचे आके लैंड किया है। तो यहां से जो v नेट हो जाएगा, अगर मैं v नेट को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v नेट हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा v0 i कैप माइनस √2gh j कैप। यहां से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2gh, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, और देखते हैं यहां पे अगर हम लोग बात करें tan अल्फा की, तो tan अल्फा कितना है, ये है √2gh डिवाइड बाय v0। ये समझ में आया। और ये जो एंगल है, ये एंगल है विथ एक्स एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है, कोई फाइट नहीं है। अब हम निकालने जा रहे हैं इसमें क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी हमारे पार्टिकल की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये होगा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स मेरा किसी भी टाइम टी पे क्या है, वो है v0 इंटू टी। वाई कोऑर्डिनेट मेरा किसी भी टाइम टी पे क्या है, वो है हमारा -12g टी स्क्वायर। दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो यहां से बन जाएगा टी की वैल्यू छाप दो इधर, तो यह आ जाएगा ½ g, टी की वैल्यू है एक्स वाई v0 का स्क्वायर। तो यहां से जो रिलेशन बन गया वो हमारा ये आ गया, और ये जो रिलेशन है ये है हमारा एक डाउनवर्ड पैराबोला। तो फिर से हमारा पार्टिकल पैराबोलिक मोशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड जो होता है हमारा वो होता है y = x tan θ 1 - xy/r। बाकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो आपको निकालनी है लेकिन याद नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट लिखो किसी भी टाइम टी पे, वाई कोऑर्डिनेट लिखो, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दो, वही तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी कहानी हमने इसके बारे में अभी तक बातें कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं इससे, इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, ये है, थोड़ा सा अपन रिलेशन देख लेते हैं कि फ्री फॉल और इस केस में क्या क्या सेम चीज हो रही है और क्या क्या अलग अलग चीज हो रही है। तो मेरे पास दो पार्टिकल है, एक है A और एक है B। दोनों पार्टिकल को मैंने t = 0 पे ड्रॉप किया है। B के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v0 और A को मैंने फ्रीली ड्रॉप किया है, ठीक है। ये कहानी है कब की, t = 0 की। तो क्या है कि t = 0 पे दो पार्टिकल हैं A और B। A को मैंने फ्रीली ड्रॉप कर दिया है और B को मैंने विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 देके इधर फेंका है। अब आपको यहां पे कंपेयर करना है इनके मोशंस कैसे हो रहे हैं, समझना है इनके मोशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या चीजें डिफरेंट है। तो देखते हैं। तो देखो, ये पार्टिकल तो जो A है मेरा वो सीधा ऐसे आ जाएगा और पार्टिकल A यहां आ जाएगा, इसके पास एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी होगी क्या, नहीं।
लेकिन बी जो है, बी हमारा यहां से ऐसे आएगा और इसके पास बात की जाए तो इसके पास वी नॉट तो रहेगा ही, साथ में एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी और होगी। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां इसका वी नेट आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल अल्फा। अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखो, और इसका जो टाइम है वो लगा टी ए, ठीक है, और इसको टाइम लगा टी बी। तो पहली चीज तो ये कि अगर मैं इन दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो क्या दोनों का ही टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g आता है? बिल्कुल। टाइम ऑफ फ्लाइट को तो वर्टिकल मोशन से मतलब है और दोनों का वर्टिकल मोशन सेम हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ही फ्री फॉल कर रहे हैं, तो सेम मोशन होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की, तो क्या वो दोनों के दोनों ही सेम आने चाहिए √2gh के इक्वल? बिल्कुल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फिर से दोनों का मोशन सेम हुआ है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो दोनों का मोशन सेम है, बस एक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अलग है, एक का दूसरे का भी अलग है, दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, लेकिन अगर मैं वी नेट की बात करूं फॉर ए तो वो कितना है? वो है हमारा √2gh। और अगर मैं बात करूं वी नेट फॉर पार्टिकल बी तो वो आ जाएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी नॉट आई कैप और बी परपेंडिकुलर -j कैप आ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v0² + 2gh। ये समझ में आया डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पार्टिकल भी जब ग्राउंड पे लैंड करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी ज्यादा होगी वो है हमारा, आपने इनिशियल दी है इसलिए डिफरेंट हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और हम इसमें काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बातें करेंगे। ये एक पार्टिकल है, यहां पे इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 80 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 80 मीटर हाइट है तो यहां से हमने एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो क्या होगा? ये हमारा पार्टिकल ऐसे नीचे आएगा और नीचे आएगा तो ये कंपोनेंट तो 30 रहेगा, ये वाला कंपोनेंट पता नहीं कितना होगा तो उसको मैंने बी परपेंडिकुलर बोल दिया। ये हो जाएगा हमारा वी नेट और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। ये है रेंज आर और टाइम लगा टीएफ। तुमसे अलग अलग चीजें पूछी गई। सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाता टाइम ऑफ फ्लाइट तो कैसे निकालते? तुम बोलते टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g, मतलब ट्वाइस ऑफ h की वैल्यू कितनी है? 80 डिवाइड बाय g, ये कितना आ गया? √16, तो 4 सेकंड आ गया। पार्टिकल 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा। फिर आपसे पूछा गया ये बताओ v परपेंडिकुलर कितना होगा? तो v परपेंडिकुलर निकालने के लिए दो मेथड हैं। एक तो आप बोल सकते हो कि v परपेंडिकुलर को लिख दो √2gh, मानते हो कि नहीं? और √2gh लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 × 10, 8 की वैल्यू, h की वैल्यू 80, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 है प्रॉपर लॉजिकल अप्रोच v = u + 80, और उसके हिसाब से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? y डायरेक्शन में 0। 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10 की रेट से बढ़ रही है तो 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? और आपसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये बताओ ये एंगल अल्फा कितना होगा? तो एंगल अल्फा पूछा जाता तो आप क्या करते? आप बोलते कि जो tan अल्फा है वो कितना होता? tan अल्फा होता v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 30, v परपेंडिकुलर है 40 डिवाइड बाय 30, ये आ गया tan अल्फा कितना आ गया? ये आ गया आपका 4/3, और इसका मतलब ये है कि यहां पे एंगल अल्फा कितना है? 53 डिग्री। ये भी समझ में आ गया। और क्या पूछ सकते हैं? और पूछ सकते हैं आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी
अगर पूछी होती तो कैसे निकालते, देखते हैं। तो यहां पे हम निकालते हैं पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट किसी भी टाइम टी पे। तो देखो अभी तक क्या हो गया, ये पार्टिकल की स्पीड आ गई 40, ठीक है, और ये आ गया हमारा टाइम कितना, 4 सेकेंड। अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हमारा यहां पे एक्स कंपोनेंट किसी भी टाइम टी पे क्या होता, वो होता 30 इंटू टी। y कंपोनेंट किसी भी टाइम t पे क्या होता, वो हो जाता -12g टी स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? तो t की वैल्यू यहां छाप दो, ये आ जाएगा -12g। t की वैल्यू क्या है, xy30 का स्क्वायर। चाहो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज इतना लिख के छोड़ दो, काम चल जाएगा। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी टाइम t पे ये बताओ पार्टिकल की स्पीड कितनी है और वेलोसिटी कितनी है। तो हमसे पूछा स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, अगर मैं देखूं तो पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां कहीं होगा, और ये रहा होगा 30, और अगर 2 सेकेंड में y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो x कंपोनेंट तो 30 ही रहा, और 2 सेकंड में y कंपोनेंट बढ़ के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इसके v नेट की यहां पे, और ये एंगल हम बोल दें इसको बीटा, तो यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2, वो आ जाएगी 30 i कैप माइनस 20 j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल की तुमसे पूछी जाती स्पीड, तो स्पीड कितनी आ जाती, इस केस में जो स्पीड आ रही है पार्टिकल की वो आ जाती 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो गया 10√13। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछ सकते थे, और पूछ सकते थे तुमसे एंगल बीटा, तो 10 बीटा कितना आ जाता, 10 बीटा आ जाता 20/30, मतलब एंगल बीटा होता 10 इनवर्स 2/3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि आपको पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी होती, या आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन दी होती और टाइम पूछा होता। तो जैसे यहां पे जो नेक्स्ट पूछ सकते हैं वो तुमसे पूछ सकते हैं टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाती हो। मतलब हम बात कर रहे हैं नेट वेलोसिटी की। तो ध्यान से देखो, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ होता है g, और हमारा v नेट कुछ इस तरफ आ जाएगा, v डैश बोल दूं मैं इसको, और ये एंगल कितना बोला गया है, 45 डिग्री बोला गया है। मतलब ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है कि एक्सेलरेशन होता है हमारा y के लॉन्ग, v डैश है हमारा इस तरफ, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। और जरा ध्यान से देखो, क्या हमें यह पता है कि अगर मैं v डैश का फिगर बनाऊं तो v डैश इधर होता है हमारा vx, जो कि कितना है हमारा 30, और इधर होता है हमारा v परपेंडिकुलर। मानते हो कि नहीं, v परपेंडिकुलर होता है, बाय डायरेक्शन में ही होता है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे 45 डिग्री का एंगल, मतलब ये है कि बी परपेंडिकुलर भी कितना आ गया, 30 आ गया। तो नेट स्पीड कितनी हो गई, 30√2। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टाइम। तो बेटा ये देखो, अगर v परपेंडिकुलर आ गया 30, तो v परपेंडिकुलर को u प्लस 80 के हिसाब से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। लॉजिकली कर सकते हो, 0, ठीक है। और v परपेंडिकुलर है -30, नीचे की तरफ है, तो इसलिए माइनस लगा दो यहाँ पे। तो -10 इंटू टी इक्वल्स टू -30। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। बाकी आप लॉजिकली भी बोल सकते थे कि एंगल कितना है, 30 डिग्री, सॉरी टाइम कितना है, 30 डिग्री। कैसे सॉल्व किया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला एंगल 45 डिग्री है, तो ये है मेरी लॉजिकल अप्रोच, जहां पे मैंने फिगर बनाया और बोला g और v डैश के बीच में एंगल 45 डिग्री है। फिर मुझे समझ में आया कि v डैश ये जो मेरा b परपेंडिकुलर है और मेरा g ये y के लॉन्ग होता है और x के लॉन्ग मेरा ये होता है 30।
तो ये एंगल अगर मैं देखूं तो 45 डिग्री बन के आ गया मेरा, और 45 डिग्री बन गया तो दोनों कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये है मेरा इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड। अगर किसी को ये मेथड में मजा नहीं आया तो एक और मेथड है अपने पास, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 ये है कि एंगल 45 डिग्री है, तो आपको पता है कि किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो है 30 i कैप माइनस 10t j कैप, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पे कितना है, वो है माइनस 10 j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है, आपको बोलना है इनके बीच में एंगल 45 डिग्री है, मतलब cos थीटा क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो v वेक्टर डॉट a वेक्टर डिवाइड बाय मॉड b मॉड a। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से v डॉट a क्या हो जाएगा, v डॉट a हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 100t डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 बाहर आ गया, अंदर बचा 9 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10, ये है किसका 1/√2 के इक्वल। तो यहां से आ गया हमारा 1/√2, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 100t डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस टी स्क्वायर। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये लिखा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस टी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दो, फर्दर सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ है 9 प्लस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2t स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, मतलब हमारा जो टाइम है वो आ गया 3 सेकेंड। समझ में आया? तो आप चाहते तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये इलस्ट्रेशन सॉल्व किया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस तुमको दिए जाएंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं इज्जत के साथ। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, 50 मीटर पर सेकंड से मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, t = 0 पे। तुमसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी होगी, ठीक है। ये पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, नेट स्पीड कितनी होगी लैंड करते टाइम, और ये किस एंगल अल्फा पे हिट करेगा ग्राउंड को। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है हमारी 150 मीटर, और लेट्स सपोज यहाँ पे नीचे आग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, सिर्फ और सिर्फ सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 25 मीटर और जिसकी विड्थ कितनी है हमारे पास 60 मीटर। अगर ये पर्सन इस बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है तो सेफली लैंड कर जाएगा, अगर उससे पहले लैंड कर गया इधर कहीं तो मर जाएगा, और इधर कहीं लैंड किया तो भी मर जाएगा। तो यहाँ पे इस पर्सन को सेफली लैंड करना है, मतलब ये जो पर्सन है वो इस रीजन में कहीं लैंड कर जाए, या तो इस पॉइंट पे लैंड करे या इस पॉइंट पे लैंड करे या इन दोनों के बीच में कहीं भी लैंड कर जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारा पार्टिकल सेफली लैंड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 5 मिनट, ठीक है, 3 से 5 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो ये सॉल्व कर लिया होगा। तो काफी सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हो जाएगा √2h/g। 2h कितना है 125 डिवाइड बाय g हो जाएगा 10। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 250 डिवाइड बाय 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 5 सेकेंड। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड आ गया तो 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50, और अगर ये स्पीड 50 है तो ये कितना हो जाएगा, v' हमारा हो जाएगा 50√2, और अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आया। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 50 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5, ये आ गया 250 मीटर। सारे आंसर आ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट 5, रेंज आ गया 250, v' हमारा कितना हो गया 50, ठीक है, एंगल अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री, और ये जो v' है वो हमारा कितना आ गया 50√2। कोई दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल सवाल था। उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल अगर यहां जंप करे या यहां जंप करे वो एक्सट्रीम पॉइंट है। देखो होगा क्या, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग रेंज के बारे में बात करें, ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो होती है वो होता है हमारा v0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होती है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो फिक्स है इस क्वेश्चन में, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा क्या है, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे h की, तो h कितना है हमारा, पार्टिकल को कहां लैंड करना है, पार्टिकल को लैंड करना है इस लेवल पे। तो ये 150 है, इसमें से 25 माइनस कर दो,
तो कितनी हाइट हो जाएगी, ये जो हाइट है रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो ये हाइट आ गई 125 डिवाइड बाय जी 10, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 250 डिवाइड बाय 10, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 5 सेकेंड। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो रेंज का फॉर्मूला है वी नॉट इन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट फिक्स है, जैसे जैसे मैं वी नॉट की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पार्टिकल की रेंज बढ़ती जाएगी। और अगर पार्टिकल की रेंज 80 मीटर है, अगर पार्टिकल की रेंज 80 मीटर है तो भी पार्टिकल सेफली लैंड कर रहा है। और अगर पार्टिकल की रेंज 80 से 80 प्लस 60 कितना हो गया 140, अगर 140 मीटर रेंज होती तो भी पार्टिकल सेफली लैंड कर रहा है। ये चीज समझ में आई? तो पार्टिकल सेफली लैंड कर रहा है इन दो पोर्शन के बीच में। तो अगर पार्टिकल की स्पीड इतनी हो कि पार्टिकल यहां पहुंच जाए, ठीक है, तो हम बोल देते हैं यहां पे कि अगर पार्टिकल की स्पीड होती v1, v1 क्या है, मिनिमम स्पीड सच दैट पार्टिकल यहां लैंड कर जाए, ठीक है, तो v1 हो जाएगा v1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा रेंज होना चाहिए r1, और v1 हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 है और r1 कितना है हमारा 80, तो v1 तो कितना आ गया, v1 आ गया हमारा 16 मीटर पर सेकंड। अगर पार्टिकल 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कूदेगा तो पार्टिकल यहां जाके लैंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यहीं पे कि अगर हम लोग बात करें v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं r2 लिखूं, मतलब पार्टिकल को मैं स्पीड v2 दूं सच दैट मेरा पार्टिकल यहां जाके लैंड कर जाए, ठीक है। तो v2 टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड, रेंज कितनी हो जाएगी 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 140, तो यहां से v2 कितना आ गया 28 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं अपने पार्टिकल को 16 मीटर पर सेकंड से 28 मीटर पर सेकंड के बीच की कोई भी स्पीड दूं तो मेरा पार्टिकल सेफली लैंड करेगा, बिल्कुल, ये समझ में आया? तो यहां पे पार्टिकल को सेफली लैंड करना है तो पार्टिकल की स्पीड 16 से लेके 28 मीटर पर सेकंड के बीच में होनी चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, ये 80 मीटर की हाइट पे यहां ऊपर बिल्डिंग के ऊपर फंसा हुआ है। लेट्स सपोज बिल्डिंग में आग लग गई है और बिल्डिंग में एक पर्सन फंसा हुआ है, ठीक है। अब वो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जंप कर सकता है, तो जो पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जंप कर रहा है, ठीक है। अब वो जंप कर रहा है तो होगा क्या, एक्चुअली ये जो है ये पर्सन, हमने कार जो है वो यहां पे रखी हुई है, ठीक है, और इस कार के टॉप पे सेफ्टी नेट लगा हुआ है, लेकिन वो पर्सन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जैसे ही इसने जंप किया t=0 पे, उसी टाइम पे हमने कार को एक्सलेट करना स्टार्ट कर दिया सच दैट ये जो पर्सन है, ये पर्सन यहां कहीं जाके नीचे गिरेगा और उसी टाइम पे ये जो हमारी कार है वो यहां आ जाए। ये समझ में आया क्या हुआ? अगर हमारी कार यहां आ जाएगी तो पर्सन इसके ऊपर जो सेफ्टी नेट लगा हुआ है उसके ऊपर सेफली जंप कर, सेफली लैंड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें उसी के बारे में बात करनी है कि वो v0 कितना होना चाहिए, और इसकी जो विड्थ है वो निग्लिजिबल है। आपको ये नहीं मानना रेंज आएगी, बस आपको ये मानना है कि सीधा सी के ऊपर जंप करेगा, तो इसकी जो विड्थ है वो निग्लिजिबल मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबको पता होगा गुवाहाटी में फ्लड्स आ रही हैं अभी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो फ्लड्स में क्या होता है कि हम लोगों को जो फ्लड्स में फंसे हुए हैं उनको हम फूड पैकेट भेजते हैं, ठीक है, सो दैट जब उनको रेस्क्यू कर सके बीच में तो खाने की दिक्कत ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो पर्सन है, ये जो एसेंशियल सामान होता है, मेडिकल किट हो गया, खाने का हो गया, वो हम एरोप्लेन से, एक पर्सन है जो यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे, ये जो पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने 15 किलोमीटर पहले देख लिया कि वो पर्सन वहाँ पे, लेट्स सपोज डिटेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें यहां से उस फूड पैकेट को डिलीवर करना है सच दैट ए फूड पैकेट जस्ट इसके हाथों में जाके गिरे, ठीक है। अब ये सबको पता है कि अगर हम एक मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास उस फ्रेम की स्पीड आ जाती है। तो ये जो तुम्हारे पास पैकेज है, इस पैकेज के पास स्पीड कितनी हो जाएगी v0, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट तक जाना है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चले तो आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व करने टाइम मिलेगा 5 मिनट।
चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हुआ कि अगर मैं इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g, तो 2h की वैल्यू है 80 डिवाइड बाय g, ये कितना आ गया 4 सेकेंड। तो पर्सन जो है वो 4 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं उसने कितनी रेंज कवर की, तो 4 सेकंड में 10 × 4, ये सिर्फ 40 मीटर ही कवर कर पाया। मतलब इस पर्सन ने कवर किया ये वाला 40 मीटर, तो रिमेनिंग 60 मीटर किसने कवर किया, हमारी कार ने कवर किया होगा। और अगर रिमेनिंग 60 मीटर कार को कवर करना पड़ा, तो अगर मैं कार के लिए बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, उसने कवर किया है कितना हमारा 60, कोई दिक्कत नहीं है। और 60 किससे कवर किया, तो ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दूं मैं, तो s इक्वल टू होता है हमारा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u तो 0 है तो ये 0 आ जाएगा। s कितना है 60 इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 8 a0। तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई 60/8, 60 डिवाइड बाय 8, जिसको आप कितना लिख सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो 30 डिवाइड बाय 4, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? 15/2 बोले 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसको मूव करना पड़ेगा सच दैट ये पार्टिकल सेफली लैंड कर पाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तुमने पैकेट को यहां से फेंका है, तो पैकेट को यहां से फेंका है, तो अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2, h कितना है 4500 डिवाइड बाय g, यही बन जाएगा। ये लिखा हुआ है 900, तो टाइम लगा 30 सेकेंड। और हम अगर बात करें रेंज की, तो रेंज आ जाएगा v0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज हमको पता है कितना 15,000, ठीक है 15 किलोमीटर है, तो 15,000 इक्वल टू v0, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 30। तो ये आ गया, यहां से v0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1500 डिवाइड बाय 3, यहां से v0 जो आ गया वो आ गया हमारा 500 मीटर पर सेकेंड, बोले तो हाफ किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं इसको, चाहे आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा है। तो v0 कितना आ गया 500 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक दो सवाल और करेंगे अपन, ठीक है, और अच्छे सवाल है तो ध्यान से करना। ओके, ये जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस 2 क्वेश्चन में क्या है, ये स्टेप्स है, ठीक है, ये सीढ़ियां है। यहां पे इस स्टेप्स की जो हाइट है वो 1 मीटर है, और विड्थ जो कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने यहां से इस बॉल को फेंका, और ये बॉल जो है वो nth स्टेप पे जाके, जस्ट जहां पे स्टेप तुम्हारी एंड होती है वहां जाके लैंड करता है, ठीक है। ये जो बॉल है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। तो अब तुमको बोला गया है, और इसके बाद नीचे और स्टेप्स है, ठीक है, तो बोला गया ये जो nth स्टेप है, ठीक है, ये n का नंबर क्या है, किस स्टेप को जाके ये नीचे हिट कर रहा है यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने इस बॉल को फेंका, तो एक्चुअली बॉल को आना कैसे चाहिए था, मानते हो कि नहीं, लेकिन हुआ क्या, बीच में आ गया एक इंक्लाइन प्लेन, 53 डिग्री पे एक इंक्लाइन प्लेन है, वो बीच में आ गया, जिसकी वजह से बॉल इस पॉइंट पी पे जाके स्ट्राइक करेगी। तो बोला गया है जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, कितना हाइट नीचे जाके स्ट्राइक करेगी, और कितना x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्ट्राइक करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने हैं, फटाफट सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन है तो टाइम ले लो 6 मिनट, ठीक है। चलो, अच्छे क्वेश्चन है। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगी आपकी हाइट, और ये हो जाएगी आपकी रेंज, मानते हो कि नहीं। और अगर मैं यहां पे हाइट के बारे में बात करूं, तो हाइट कितना है, ये 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐसे n स्टेप है, तो कितना हो जाएगा, ये n मीटर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। और अगर मैं बात करूं हाइट कितना हो जाएगा हमारा n मीटर, और अगर मैं बात करूं रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा, वो भी n मीटर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है, काउंट कर लो, 1 1 1 ऐसे n टाइम्स काउंट किया तो हाइट हो गई n मीटर, ऐसे रेंज को काउंट किया 1 1 1 तो n टाइम्स 1 मीटर हो गया। हो सकता था क्वेश्चन में ये 1 दिया होता है 2 दिया होता,
तो रेंज कितनी हो जाती, फिर रेंज हो जाती 2n मीटर। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है, और आपको पता है रेंज क्या होती है। तो आप क्या करो, आप यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2hy/g, और रेंज जो है वो रेंज आ जाएगी आपकी v0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। रेंज कितना है मेरा n, v0 हमें पता है कितना 30, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये है 2, h की वैल्यू n डिवाइड बाय g। बोथ साइड स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा n² इज इक्वल टू 900 इंटू 2n डिवाइड बाई g की वैल्यू 10। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से और एक n से n कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 90 इंटू 2 180। ये समझ में आया, मतलब 180 स्टेप को जाके ये स्ट्राइक करेगा यहां पे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां जाके इस पॉइंट को हिट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल ने x के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, y के लॉन्ग कितना कर लिया, तो मान लेते हैं t = t0 पे जाके कोलिजन हो गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा x कोऑर्डिनेट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 t0, और अगर मैं बात करूं यहां पे y, तो ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट कितना गया, पार्टिकल नीचे की तरफ आया है। तो y अगर मुझे निकालना होता है sy, तो मैं कैसे निकालता, तो हम बोल सकते हैं कि sy हो जाएगा ut प्लस हाफ a_t²। u तो 0 है, तो sy आ जाएगा -12g t²। यही बनता है। अब पार्टिकल कितना आया नीचे, नीचे की तरफ आया h। साइन कन्वेंशन देखो, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो हमारा पार्टिकल कितना आया नीचे की तरफ, -h इज इक्वल टू -12g t²। माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई, 5t02। कोई दिक्कत नहीं है। चले, अब यहां पे अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये तो x है मेरा, समझ में आता है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये है मेरा 60 -h। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो यहां से अगर मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूं, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट x0, y कोऑर्डिनेट 60 -h। h यहां पे हमारा मैग्नीट्यूड है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अगर मैं यहां पे इस इंक्लाइन प्लेन के लिए बात करूं, तो क्या इस इंक्लाइन प्लेन में अगर मैं tan 53 डिग्री लिखूं, तो क्या वो आ जाएगा y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट। यही तो आता है, y डिवाइड बाय x। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। tan 53 कितना होता है, 4/3। 60 माइनस h की वैल्यू कितनी है, 5t², डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी है, 15t। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो यहां से आ गया 4 इंटू 5t, इसकी वैल्यू 60 माइनस 5t²। 5 से डिविजिबल है 5, ये बन गया 12, ये हो गया 1। तो यहां से आ गया 4t, इसकी वैल्यू 12 माइनस t², ये हो जाएगा t² प्लस 4t माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। इसके रूट्स की बात करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -12, और सम करने पे कितना आना चाहिए, -4। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो लिखा हुआ है देख के समझ में आ रहा होगा, t + 6 और t -2 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो, वही चीज लिखी हुई है। तो यहां से जो इसके रूट्स आ गए, वो आ गया t = 2 सेकेंड, क्योंकि एक रूट्स आएगा t = -6, एक आएगा t = 2। -6 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि माइनस तो अलाउड ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं t = 2 सेकेंड पे ऐसा हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको टाइम मिल गया, तो आपको सब कुछ मिल गया। आपको टाइम मिल गया t = 2, तो फिर आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। फिर x क्या है हमारा, यहां पे जो x है वो है हमारा 15 × 2 30। हमारा यहां पे y क्या है, हमारा y कोऑर्डिनेट जो है, या h बोल दूं, y मत बोलो, h बोल देते हैं। h कितना है, 5t02। तो यह आ जाएगा 5 × 4, यह आ जाएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। x मिल गया, h मिल गया, ठीक है।
तो ये आ गया x, h कितना आ गया, h आ गया हमारा 20, x कितना आ गया 30। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये आ जाएगा x 30 और y कितना आ जाएगा 40। ये समझ में आया, 30, 40, ये देख लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर होंगे। तो आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, चलो।